Hey everyone, welcome to my channel. It's me, Janvi Babre, currently pursuing Economics Honors from Sri Ram College of Commerce, Delhi University. And in this video, I'll give you the ultimate strategy to crack CUET exam 2026 Economics 1 and how you can score 250 on 250 this year. And I myself scored 242 with 99.8 percentile last year. So I know what mistakes people make और कैसे economics को approach करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए. I'll talk about everything in this video. So just watch this video till the end. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू द ओवरव्यू अबाउट सीयूईटी एग्जामिनेशन. सबसे पहले 50 क्वेश्चंस तुम्हारे आएंगे इस पेपर में भी, जो कि सारे के सारे कंपलसरी होंगे. एक क्वेश्चन सही होने पे यू विल गेट 5 मार्क्स, और अगर वो एक क्वेश्चन गलत कर दिया तुमने तो 1 मार्क्स और कटेगा 5 के साथ में, मतलब 1 मार्क्स की तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी. ठीक है, तो इट इज बेटर टू लीव द क्वेश्चन जिसका तुम्हें आंसर नहीं पता है रादर देन उसको गलत करना. ठीक है, आई डिड नॉट डू एनी क्वेश्चन रॉन्ग. वो तो आंसर की मिस्टेक की वजह से उन्होंने मेरा 1 मार्क मतलब एक क्वेश्चन के 6 नंबर काटे, और उसके बाद आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आई गॉट 242. राइट. सबसे पहले लेट मी टेल यू अबाउट द सिलेबस. सिलेबस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है. सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द अदर वन इज व्हाट मैक्रो इकोनॉमिक्स. जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है तुम 11th क्लास में पढ़ के आते हो, एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स यू स्टडी इन द क्लास 12. और माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक्सटेंशन जो है तुम्हारा वर्जन वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है. तो ये काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड है दोनों की दोनों बुक्स. ठीक है, एंड आई हैव गॉट बोथ द बुक्स विद मी, और ये दोनों ही संदीप गर्ग है ना. ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है एंड दिस वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मैंने 12th में पढ़ी थी. और इसके अंदर मैंने सब कुछ लिखा है कि क्या क्या पेपर में आता है और क्या क्या नहीं आता, कौन कौन से टॉपिक्स पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट कि कौन कौन सी यूनिट्स है. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाली यूनिट आती है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड वाली यूनिट आती है, देन प्रोड्यूसर बिहेवियर आता है, देन फॉर्म्स ऑफ मार्केट आता है. तो इसके अंदर 4 यूनिट तुम्हारी है. ठीक है, इंट्रोडक्शन यूनिट को प्लीज स्किप मत करना. इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एनसीईआरटी बेस्ड. ठीक है, तो इसका तो तुम ऑनलाइन या तो तुम बुक ले लो, ठीक है, या तो तुम ऑनलाइन पीडीएफ से पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में एडम स्मिथ के बारे में पूछेंगे, वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में पूछेंगे कि कौन से ईयर में वेल्थ ऑफ नेशन आई थी. इसके अलावा बहुत सारी इकोनॉमिक्स की बात करी है इस वाले फर्स्ट चैप्टर में, तो उस वाली थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है. ठीक है, और बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किया एनसीईआरटी में, तो प्लीज इसको रीड आउट कर लेना 10 बार एटलीस्ट, क्योंकि इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा. मेरे पेपर में भी आया था क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन आए थे, एक तो मैचिंग वाला आया था और एक और आया था क्वेश्चन. ठीक है, अबाउट एडम स्मिथ और वेल्थ ऑफ नेशन की कब वेल्थ ऑफ नेशन उन्होंने लिखी थी अपनी बुक. ठीक है, देन उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड. इसके अंदर तुम्हारे 3 चैप्टर्स है टोटल. एक तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 तरीके की अप्रोच से बात करी गई है, एक तो कार्डिनल अप्रोच, एक ऑर्डिनल अप्रोच. कार्डिनल अप्रोच एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, और ऑर्डिनल तो उन दोनों की बात करी गई है इसके अंदर. ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड के अंदर कि कैसे हम निकालते हैं. देन यहाँ पर तुम्हारे कर्व स्टार्ट हो जाते हैं, डिमांड कर्व है ना, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सब चालू हो जाता है यहाँ पे. तो इसको अच्छे से देख लेना. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज, उसके फॉर्मूला वगैरह बहुत अच्छे से याद कर लेना. देन यू हैव गॉट द प्रोड्यूसर बिहेवियर. ये थोड़ी सी आई वुड से कि डिफिकल्ट यूनिट है. फॉर मी इट वाज, सो इट कैन बी फॉर यू एज वेल, क्योंकि ये वाली 2 तो मेरे को काफी पसंद थी एंड ये काफी थ्योरेटिकल थी, है ना. तो ये वाली थोड़ी सी डिफिकल्ट रही मेरे लिए, पर वंस यू गेट द होल्ड ऑफ इट यू नो इट इज रियली इजी. ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे प्रोडक्शन फंक्शन आते हैं, कैसे प्रोडक्शन वर्क करता है, देन कॉस्ट के बारे में, रेवेन्यू के बारे में, प्रोड्यूसर्स के इक्विलिब्रियम के बारे में, सप्लाई के बारे में. तो ये सब प्रोड्यूसर के बिहेवियर और सप्लाई के अंदर यूनिट आ जाती है. ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे जो ऐसे डायग्राम है ना, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये सब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट उठ के आ जाता है कि ये कौन सा ग्राफ है ना, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, और ये कौन सा फेज है ये वाला, है ना, और यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, प्रोड्यूसर कौन से फेज में ऑपरेट करना चाहता है. तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से. ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि इसको अच्छे से पढ़ लेना. इधर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है. देखो यहाँ तो तुमने एनसीईआरटी से पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, यहाँ पे और यहाँ पे भी. फॉर्म्स ऑफ मार्केट में भी तुम्हें एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रीड करनी पड़ेगी. आई एम नॉट लाइंग, क्योंकि इसके अंदर तुम्हारी आई रिमेंबर की परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो है सिलेबस में, बट जो मोनोपोली और ओलिगोपोली है वो डिलीटेड है, तो उसको तो पढ़ना ही नहीं है ना. तो जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, उसके इम्प्लीकेशन एप्लीकेशन सब देख के जाना है कि भाई बहुत सारे होमोजीनियस प्रोडक्ट की वजह से क्या हो रहा है, या फिर फ्री एंट्री एंड एग्जिट की वजह से क्या हो रहा है बताओ. नॉर्मल प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही ना फॉर्म, बस ये सभी पढ़ना है इसके अंदर. देन मैं कहूँ तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर का. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो बस घोट के पी लेना, कुछ भी करना. इसमें से 2-3 क्वेश्चन तुम्हारे जस्ट पक्का आएंगे उठ के, और एनसीईआरटी से ही आएगा दोनों के अंदर ही. ठीक है, तो उनको अच्छे से पढ़ना. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आई वुड सजेस्ट कि संदीप गर्ग ले लो या टीआर जैन, जो भी बुक्स है तुम्हारे पास, यू कैन ग्रैब दैट. नाउ लेट अस कम टू द पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे इजी जो यूनिट लगती थी मेरे को, बैलेंस ऑफ पेमेंट लगता था. ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन काफी बनते हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन तो उठ के आते ही है. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरा फेवरेट चैप्टर हुआ करता था, तो इसको मैंने काफी अच्छे से भी पढ़ा था. करंट अकाउंट, देन लाइक ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस, ये सब. उसके बाद द सेकंड मतलब फेवरेट चैप्टर था मेरा ये वाला, मनी एंड बैंकिंग. बहुत इजी चैप्टर था. मनी के 4 फंक्शन, मेजर, मीडियम, स्टैंडर्ड, स्टोर, वो क्या करते हैं, उसके इम्प्लीकेशन क्या है, बस यही सब है यार. इकोनॉमिक्स में बहुत इजी है इकोनॉमिक्स. जस्ट
पैशनेटली पढ़ो सब्जेक्ट को, कॉन्सेप्ट को समझो, एनसीईआरटी रीड करो, देन यू विल बी सॉर्टेड आउट। उसके अलावा जो यूनिट है गवर्नमेंट बजट, इसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन है पूछने वाले, है ना? ऐसे करंट अफेयर से तो पूछते नहीं हैं, ना कि वहाँ से पूछेंगे कि इस बार गवर्नमेंट बजट में क्या हुआ, एनसीईआरटी से ही आएगा। तो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, एनसीईआरटी भी अच्छे से रीड कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लेना बस, ठीक है? मैं यही बोलती जा रही हूँ बार-बार। उसके अलावा देन आई इट वाज़ अ डिफिकल्ट चैप्टर फॉर मी थोड़ा, और यहाँ पे न्यूमेरिकल ही बनते हैं, तो जस्ट मेक श्योर कि अच्छे से न्यूमेरिकल पढ़ लो, और साथ में कि कौन-कौन से जो उसको हम नहीं लेते व्हाइल कैलकुलेटिंग द एनएनपी, एनएफसी एंड एनडीपीएटीएफसी क्या-क्या नहीं लेते, उसको भी देख लेना कि जैसे विंडफॉल गेन्स को नहीं देखते, है ना? और हम जो गैम्बलिंग में जो हमने इनकम जीती है, उन सबको नहीं देखते, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना कि किस-किस को नहीं लेते हैं हम काउंट करने में, क्या नेशनल इनकम वगैरह। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, ये भी काफ़ी मतलब थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर था मेरे लिए, कीन्स का चैप्टर था ना ये, तो थोड़ा था डिफिकल्ट मेरे लिए। तो मैंने यहीं से ही स्टार्ट किया था लिटरली पढ़ना, ठीक है? क्योंकि ये डिफिकल्ट था, मैं पहले पढ़ती नहीं थी, देन जब मैंने अक्टूबर से स्टार्ट किया, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया। सो मैंने कैसे स्टार्ट किया था? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फिर मैं नेशनल इनकम पे गई, क्योंकि जो डिफिकल्ट है अगर तुम उसको पहले खत्म कर देते हो, तो तुम्हारा डर निकल जाता है, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। और जितना तुम एक चीज़ को रिवाइज़ करोगे, उतना तुम रिफाइंड होते जाओगे। और एक बार तो हर बच्चा सिलेबस पढ़ता है, पर टॉप वो ही करता है या नंबर उसी के आते हैं जो एक ही सिलेबस को 3 से 4 बार पढ़ के जाता ही जाता है, ठीक है? और मैंने तो उससे भी ज़्यादा बार ही पढ़ा था लिटरली ये दोनों। तो जस्ट अच्छे से पढ़ना है सबको, ठीक है? मैंने एक अच्छा ओवरव्यू तुम्हें दे दिया और कैसे पढ़ना है ये तुम्हें सब बता दिया। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द रिसोर्सेज़ दैट आई यूज्ड एंड यू शुड टू, ठीक है? सबसे पहले तो एनसीईआरटी ही बोलूँगी मैं, एनसीईआरटी से सीधा-सीधा लाइनें उठ के आती हैं। रेफरेंस बुक मैंने संदीप गर्ग वगैरह तुम्हें बता दिया है, संदीप गर्ग ले लो या फिर टीआर जैन ले लो, इन सब से तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, ठीक है? अब देखो, अगर तुम में से कुछ बच्चों ने बिल्कुल भी अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया होगा, नॉट फॉर द बोर्ड, नॉट फॉर द सीयूईटी, तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा बता देती हूँ कैसे करना है। देखो, सबसे पहले चैप्टर उठाओ, जो भी चैप्टर तुमको करना है। रजत अरोड़ा, लव कौशिक सर या अमान सर, तीनों में से किसी का भी एक चैनल उठा लो, ठीक है? आई वुड से रजत अरोड़ा को उठाओ सबसे पहले, ठीक है? उनके चैनल की वीडियो देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे गंदा चैप्टर मेरे को लगता है भाई यहाँ से डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो मेरे को ये बहुत गंदा चैप्टर लगता है। तो मैंने क्या किया कि मैं यूट्यूब पे गई, मैंने रजत अरोड़ा की वीडियो देखी अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मेरी वहां से 20% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई, 20% मेरे को समझ आया कि अच्छा जी बेसिकली ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। जब मेरे को 20% समझ आ गया, देन आई गो टू द एनसीईआरटी एंड देन आई गो टू द रेफरेंस बुक, और रेफरेंस बुक से संदीप गर्ग से मैं वो वाला चैप्टर ओपन करूंगी और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करूंगी जो रजत अरोड़ा सर ने पढ़ाया, उसमें से भी मार्क करूंगी, ठीक है? मैं सब देखूंगी कि अच्छा जी ये कैसे रिलेट कर रही है आपस में चीजें, ठीक है? यहाँ से हमारी 50% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई, ठीक है? अब 50% ही हुई है, अभी भी पूरी नहीं हुई। देन अगेन आई गो टू द लाइक रजत अरोड़ा सर, वॉच द वीडियो अगेन, या फिर लव कौशिक सर के पास चले जाओ, ठीक है? कुछ अलग ही बताएंगे, वो भी टीचर है, तो उनके पास चले जाओ। वहां से फिर मैंने वीडियो देखी, तो मेरी यहाँ से 70% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई, ठीक है? नाउ आई वोंट से कि एनसीईआरटी अभी रीड कर लो। आई एम सेइंग कि सबसे पहले ये सब चीज करने के बाद जस्ट गो टू द बैक क्वेश्चन को देखो, बैक क्वेश्चन को करो, सॉल्व करो, वहां से तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा किस टाइप के क्वेश्चन बन के आ रहे हैं पेपर में। पीवाईक्यूज देख लो, जब तुम अच्छे से थोरोली थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना, उसके बारे में एमसीक्यू वगैरह देख लोगे, देन तुम्हारी ये जो 100% बन जाएगी। और जब ये 100% बन जाए ना, जब तुम्हें लगे कि अच्छा जी या 80% तक भी हो जाए जब तुम्हारा कवर, तो जस्ट गो टू द एनसीईआरटी और एक रीड लगा दो, ठीक है? रीड लगा दो। नाउ यहाँ पर मैं एक और चैनल को आपको सजेस्ट करूंगी फॉर एनसीईआरटी, दैट इज सीयूईटी मार्क, ठीक है? जस्ट लेट मी जस्ट राइट हियर सीयूईटी मार्क, और प्लीज सब्सक्राइब टू हर चैनल। मैं आपको लास्ट ईयर की मेरी स्टोरी बताती हूँ। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी को मैंने छुआ भी नहीं था, एग्जाम से 2 दिन पहले भी नहीं छुआ था। मेरे को लगा था कि अरे रेफरेंस बुक से ही हो जाएगा, मेरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत है, मेरे को काफी अच्छे से आती थी, कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अच्छे से समझ आते थे, तो इसी से ही हो जाएगा। पर जब मैंने देखा कि सीयूईटी में एक्चुअली में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, मैं डर गई लिटरली, यार अब मैं क्या करूँ, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। देन आई सॉ द सीयूईटी मार्क चैनल, और उसके अंदर उन्होंने पूरा अच्छे से एनसीईआरटी को डिटेल में समझा रखा था, लाइन बाय लाइन। देन आई वॉच दोज वीडियोज, और मैंने लिटरली 2 दिन के अंदर, जो मेरा एग्जाम में गैप था 2 एग्जाम्स के बीच में, जो मैंने शिफ्ट्स पढ़ी थी, तो उसके अंदर मैंने पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है, लिटरली रीड करी है, एक-एक लाइन रीड करी है, एंड देन आई वाज़ एबल टू स्कोर 242, समझ रहे हो? तो दैट इज़ हाउ एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लिटरली जब वो 2 से 3 क्वेश्चन मेरे पेपर में आए ना एनसीईआरटी से उठ के, तो मेरे को इतना अच्छा लगा, मतलब वर्थ इट लगा मेरे को कि यार मेरे 15 से 20 नंबर तो यहीं से ही पूरे हो गए। सो दैट इज़ व्हाई आई एम फोर्सिंग यू कि एनसीईआरटी प्लीज़ जस्ट रीड इट, ठीक है? 2 से 3 बार प्लीज़ रीड करो, एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से रखना बाय द रेफरेंस बुक। तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, गो टू द यूट्यूब, वॉच द वीडियो, देन कम टू योर रेफरेंस बुक, वहां से देखो, देन उसके बैक क्वेश्चंस को देखो, पीवाईक्यूज को देखो, नहीं समझ आ रहे अगेन वॉच द वीडियोस, लाइक रिपीट द स्टेप्स, राइट? और उसके बाद लास्ट में रीड द एनसीईआरटी 2 से 3 बार, एंड यू विल बी सॉर्टेड, ठीक है? तो और सीयूईटी मार्क को मत भूलना। रजत अरोड़ा, लव कौशिक सर इज बेस्ट फॉर इकोनॉमिक्स, और अमान सर इज गुड, क्योंकि मैंने लास्ट में जब सीयूईटी अड्डा का बैच लिया था, तब उन्होंने जो नोट्स बनवाए थे वो अमान सर ने ही बनवाए थे, एंड दैट वाज रियली हेल्पफुल, जो लास्ट के दिनों में मेरे को काफी हेल्प
हुई थी उन नोट से, राइट? उसके बाद लाइक क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, ऑलरेडी टोल यू, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज करो, है ना, रेफरेंस बुक की बैक क्वेश्चंस करो, है ना। उसके बाद पीवाईक्यूज लगा लो। अब पीवाईक्यूज तुम्हें मिल जाएंगे जैसे ड्यू बडी वगैरह ना, तो वहां से यू कैन परचेज इट, और इट वुड बी वर्थ एवरी पेनी, आई एम टेलिंग यू। और जस्ट क्रैश कोर्स को बाय मत करना, सेल्फ स्टडी सफिशिएंट फॉर सीयूईटी एग्जामिनेशन, बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी है तुमको अपनी, और क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन बैंक कहाँ से ले सकते हो, अभी ओसवाल से का ले लो, अरिहंत का ले लो, या अड्डा 24/7 का ले लो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। एंड उसके बाद जब ये सब हो जाए तो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना है। अब ये करना कैसे है भाई, इतना सारा काम तुम करोगे कैसे, लाइक ये एक मंथ में तो होगा नहीं, तो नाउ आई गिव यू द टाइम लाइन कि तुम्हें पढ़ना कैसे है। सबसे पहले यू हैव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई में तुम्हारे एग्जाम है। बेसिकली 7 मंथ्स तुम्हारे अभी बचे हैं, जिसमें से तुम्हारे फरवरी और मार्च में बोर्ड्स ही चल रहे होंगे। मार्च के एंड में आई गेस बोर्ड्स खत्म होने वाले हैं, फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, और तुम्हें फरवरी ऑब्वियसली देना ही चाहिए, ठीक है। नाउ तुम्हें करना क्या है, देखो अक्टूबर से जनवरी तक अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। जैसे अभी अक्टूबर है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये तो 4 मंथ्स है तुम्हारे पास। अब इन 4 मंथ्स को तुम्हें कैसे यूज करना है, देखो ऑल्टरनेट डेज पे पढ़ो सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स को, ठीक है, क्योंकि रोज तो तुम पढ़ नहीं पाओगे। यू हैव एनसीईआरटी, सॉरी यू हैव अकाउंटेंसी, यू हैव बिजनेस स्टडीज टू, और मैथ्स भी होगी कुछ लोगों के पास, तो तुम रोज नहीं पढ़ पाओगे। स्टडी इकोनॉमिक्स इन द ऑल्टरनेट डेज। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यहाँ पे तुम्हें जैसे पहले तो माइक्रो खत्म कर दो पहले, और बोर्ड्स के साथ मैक्रो का रिवीजन यहाँ पे करो, ठीक है। जनवरी फरवरी पूरा मैक्रो को दो, बल्कि दिसंबर जन फेब पूरा मैक्रो को दो, और अक्टूबर नवंबर थोड़ा बहुत माइक्रो और मैक्रो साथ में मिला के दे दो, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी भी पढ़ो और रेफरेंस बुक से भी पढ़ो, मतलब जो मैंने तुमको पिछले अभी 2 मिनट पहले बताया, पूरा यूट्यूब वाला एक्सप्लेन किया कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो सब तुम्हें इन्हीं 4 महीनों में करना है। देन फेब मार्च पूरा बोर्ड्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, जब भी तुम्हारा बोर्ड अच्छे से पढ़ो, अच्छे से अपना बोर्ड्स दो, और मैक्रो का रिविजन यहाँ हो जाएगा तुम्हारा। देन अप्रैल आएगा, तो अप्रैल तुम्हारे पास पूरा एक मंथ होगा टू प्रिपेयर फॉर इकोनॉमिक्स, राइट। तो यहाँ पे तुम्हें पीवाईक्यूज लगाने चालू करने हैं, और यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन बैंक करना चालू कर देना चाहिए, आई वुड से, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक भी इधर ही हम लगाएंगे, ठीक है। और अप्रैल में पूरा मॉक देना है, और मॉक देने के साथ साथ में फीडबैक भी लेना है, ठीक है। फीडबैक मतलब चेक करना है, चेक करो अपने आंसर और देखो कि कितने नंबर बन रहे हैं, सो दैट की, और टाइम के साथ करना है, सो दैट अगर एग्जाम में कुछ प्रेशर आए, सो यू वुड बी एबल टू हैंडल दैट, राइट। उसके बाद मई में क्या करना है, अपना फाइनल रिवीजन और एनसीईआरटी को रीड करो। अब यहाँ पर जो तुम्हारे जो मॉक टेस्ट में गलत गलत आंसर होंगे, तुम्हें कैसे करना है, दोबारा कॉन्सेप्ट पे जाओ, डोंट रीड द सोल्यूशन, उसको रट्टा मत मारो, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे जाओ दोबारा, फिर देखो कहाँ गलती हो रही है, एंड दैट इज हाउ यू ग्रो, ठीक है। उसके अलावा नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट अगेन मैं फिर बता रही हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करो रेफरेंस बुक से, एनसीईआरटी पढ़ते रहो, हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट डेट्स को, बुक्स को, और क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यूज से टाइम लिमिट के साथ में प्रैक्टिस करो, ठीक है। जैसे मान लो 100 क्वेश्चन करूंगी मैं 100 मिनट, या 60 क्वेश्चन करूंगी मैं 60 मिनट्स, तो जस्ट ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और मॉक टेस्ट दो विद टाइम लिमिट्स, जो मैंने बताया कब देना है तुम्हें, अप्रैल के टाइम पे देना है, और रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, दैट इज ऑल यू हैव टू, ठीक है। हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट द डायग्राम। तो कुछ भी पूछ सकता है कि अच्छा जी ये कौन सा डायग्राम है तुम्हारा, एमसी है ना, ये एमसी है, और ये रेवेन्यू का कर्व है, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। और कहाँ पे प्रोड्यूसर अपना जो है सब पूछ सकते हैं, और यहाँ पे पॉइंट बना देंगे, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है पेपर में, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। और कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लास्ट मिनट रश, क्योंकि वहाँ पे सब बंदा भूल जाता है, ठीक है। और प्लीज मेक शॉर्ट नोट्स फॉर रिविजन, क्योंकि लास्ट में तुम पूरी एनसीईआरटी तो रीड नहीं कर सकते, या इफ यू डोंट वांट टू मेक नोट्स देन प्लीज एटलीस्ट हाईलाइट कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। तो माइक्रो को अभी स्टार्ट कर दो, मैक्रो को विद बोर्ड्स के साथ करना, और उसके बाद लास्ट में रिविजन तो दोनों की करनी है ना। और विद बोर्ड्स के साथ मतलब कि, मतलब अभी से भी मैक्रो करो थोड़ा, पर माइक्रो को भी स्टार्ट कर दो, ठीक है, इसको भी भूलना नहीं है। और साथ में भी बोर्ड्स के लिए तुम्हें वैसे भी पढ़ना पड़ रहा होगा ना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, तो एक वो भी भसड़ा मैनेज कैसे करना है, एक डायरी बनाओ भाई, हर वीडियो में बोलती हूँ ना मैं, डायरी बनाओ और यहाँ पे लिखो कि तुम्हें आज के दिन में क्या क्या करना है, और उसको टिक करो कि अच्छा ये मैंने कर दिया, एंड देन रिवॉर्ड योरसेल्फ एंड यू विल सी द मैजिक, एज आई ऑलवेज टेल इन माय एवरी वीडियो। And yes, if I can do it, so you can. Please like, share, and subscribe to my channel if you like this video. If you want more such videos, please comment down below. I can make boards पे strategy की भी video मैं बना सकती हूँ, ठीक है. I have scored काफी अच्छा score आया था मेरा. So yes, if you have any doubt, any query, any pressure in your mind, please feel free to comment down below. I really appreciate it. And yes, thanks for watching this video.